ठीक, ओके, एकदम शांत होकर के सुनो। तो हमारा प्रोसेस था डीएनए से डीएनए बनाना, और इसी को हम लोगों ने क्यों तो मेरी तो एक कोने में खड़ी है यार। एकदम शांत। सो डीएनए से डीएनए बनना, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन करते वक्त हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, और पिछली बार जो भी मैंने पढ़ाया था उसका रिवीजन करा रहा हूँ मैं, तो कुछ लोगों को कुछ कम समझ में आया। तो मैंने बोला था डीएनए में रेप्लिकेशन कहीं से भी चालू हो जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए चाहिए ORI। व्हाट इज ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये डीएनए का एक सेगमेंट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, दैट इज नोन एज ORI। मैंने बोला था ORI पर आकर के दो मेन एंजाइम साइमल्टेनियसली काम करेंगे। एक का नाम होगा हेलिकेज और दूसरे का नाम टोपोआइसोमरेज। हाँ भाई, कितने हैं? एक कौन? हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज। और हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज के काम करने की वजह से यहाँ पर एक फॉर्क डेवलप होने लगेगा, एंड दैट फॉर्क इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी जो चीज अपनी क्वाइल थी वो बेटा अलग अलग हो गई। अलग होने पर एक स्ट्रैंड आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिला, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग ही बने रहें, इसके लिए यहाँ पर एक जाकर के प्रोटीन लगेगी, एंड इट इज नोन एज SSBP। याद है आपको? व्हाट इज SSBP? इट इज नोन एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो पहले हमें डीएनए को ओपन करना है। डीएनए को ओपन करने के लिए वी हैव 2 एंजाइम, वन इज नोन एज हेलिकेज एंड अदर वन इज नोन एज टोपोआइसोमरेज। और पिछली बार मैंने इसका एक मॉडल बना करके दिखाने की कोशिश की थी, याद है आपको? कितने लोग पिछली बार नहीं थे? वेरी गुड। तो बेटिया डीएनए दो। तो कह रही कि सर एक तो आपका रंग छूटता है, बार बार धुलना पड़ता है डीएनए। यस सर। सी, मैंने आपको एक छोटा सा मॉडल बनाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी, और बोला था कि भाई मान लो ये डीएनए है और इस जगह पर ORI है। क्या बेटा? ORI। तो मैंने कहा ORI के पास हेलिक्स तोड़ना है हमें। हेलिक्स तोड़ते वक्त जो हेलिक्स को तोड़ेगा उस एंजाइम का नाम हेलिकेज। और हेलिकेज जब टूटेगा, हेलिक्स तोड़ेगा, तो पीछे की तरफ कॉइलिंग घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ने लगी। और जैसे ये बढ़ने लगेगी, इस कॉइलिंग को ख़त्म करना है तो हमें इसकी रिवर्स कॉइलिंग करनी पड़ेगी। कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज करना है। और मैंने कहा था कैसे रिवर्स कॉइलिंग होगी? कटिंग एंड रीसीलिंग, याद है? और फिर एक फॉर्क बनेगा, फॉर्क का नाम रेप्लिकेशन, और डीएनए पूरा एक साथ खुल जाएगा। क्या ग्रेजुअली खुलता जाएगा? कौन से 2 एंजाइम? और ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग ही बने रहे, इसकी सुविधा की जाएगी। कैसे? एक क्या लगाएंगे? SSBP। व्हाट इज SSBP? सिंगल स्ट्रैंड। और अब आपको क्या देखना है? जब ऐसा हो जाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड आपस में खुल जाएगा, एक फॉर्क बनेगा, इस फॉर्क का नाम रेप्लिकेशन फॉर्क। अब एकदम शांति से सुनते जाओ, जो चीज़ें नहीं आई होंगी उन्हें भी सीखो। तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनने लगेगा।
जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनने लगेगा तो क्या अपीयर होगा? एक समय यहाँ एडेनिन था और यहाँ थाइमिन था और दोनों पेयर में थे पता नहीं सर, पहले आपस में पेयर में थे, अभी बेटा हेलिक्स है कि टूट गई? अच्छा, तो थाइमिन और एडेनिन कहाँ पर थे? पेयर में। ग्वानिन और साइटोसिन, साइटोसिन और ग्वानिन, थाइमिन और एडेनिन, एडेनिन और थाइमिन, ये सब पेयर में थे। अभी ये पेयर हैं कि नहीं है? नहीं। तो सर अभी अगर ये पेयर में नहीं है तो ये अनपेयर्ड हो चुके हैं, क्योंकि हेलिकेज ने इन्हें तोड़ दिया। और इन हेलिकेज में तोड़ने के बाद दोनों स्ट्रैंड खाली पड़े। इन दोनों स्ट्रैंड को खाली देख करके एक एंजाइम आकर के बेटा यहाँ पर अटैक करेगा, और दिस एंजाइम इज नोन एज, याद है आपको? बोलो क्या नाम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के डीएनए पर। और ये कितने प्रकार के हैं? 3। और इनमें से मेन कौन है? चलो कुछ तो याद है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, पक्का? और इसका मेन काम क्या था, कुछ याद है? इसका मेन काम था न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को पकड़ करके उनसे एनर्जी लेना और उनमें बॉन्ड बनाना। कौन सा बॉन्ड? जाग जाओ तो अच्छा रहेगा। कौन सा बॉन्ड? तो मैंने बोला था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगी, बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किस पोजीशन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस एंजाइम का मेन मकसद है कि हमेशा बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, यानी जब बॉन्ड बन रहा होगा तो चेन किस तरफ प्रोसीड होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ना आया हो तो फिर से सीख लो, एंजाइम का नाम क्या? ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड और मोनोमर की पॉलीमर, मोनोमर, मोनोमर को आपस में जोड़ने लगा, क्या बनाने लगा? पॉलीमर। और ये पॉलीमर किसका बना? डीएनए का। किस डायरेक्शन में? तो बताओ, इसे एक ही डायरेक्शन में काम करना आता है? दैट इज नोन एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगता है कि सर एडेनिन के सामने हमें थाइमिन को कलेक्ट करना है, थाइमिन के सामने एडेनिन को कलेक्ट करना है, बॉन्ड बना देना है। फिर ग्वानिन के सामने साइटोसिन को कलेक्ट करना है, बॉन्ड बना देना है। साइटोसिन को ग्वानिन को कलेक्ट करना है, बॉन्ड बना देना है। थाइमिन के सामने एडेनिन को कलेक्ट करना है, बॉन्ड बना देना है। और इस तरीके से बॉन्ड बनाते जाना है, चेन आगे बढ़ती जानी। ये चेन किसकी है? पता नहीं सर किसकी है। ये क्या है, लड्डू है कि न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ने लगे तो न्यूक्लियोटाइड का बेटा जब चेन बनने लगी तो क्या न्यूक्लिक एसिड है? कौन सा न्यूक्लिक एसिड? डीएनए। तो डीएनए की चेन पॉलीमर बनने लगी। तो बोलते हैं समस्या ये है कि सर मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5वां न्यूक्लियोटाइड है। तो सर ये 5वां न्यूक्लियोटाइड चौथे से जुड़ा, समझ में आता है सर? चौथा तीसरे से जुड़ा, समझ में आता है सर? तीसरा दूसरे से जुड़ा, ये भी समझ में आता है सर? दूसरा पहले से जुड़ा, ये भी समझ में आता है। लेकिन पहला किससे जुड़ेगा? क्या आधार है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहां आकर जुड़ेगा? ऐसा थोड़ी ना कि न्यूक्लियोटाइड आया और रुक गया यहां, वो तो निकल जाए। तो बोलते हैं पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए तुम्हें यहां पर एक आधार बनाना पड़ेगा, और उसी आधार को हम लोग बोलते हैं प्राइमर। बोलो क्या नाम? प्राइमर। प्राइमर जो होता है ये आरएनए का टुकड़ा है, आरएनए प्राइमर बोलते हैं इसे। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सर आरएनए प्राइमर यहां पर आकर के क्यों टिक जाएगा? बिकॉज आरएनए प्राइमर विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ? डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के साथ। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड उस आरएनए प्राइमर को जोड़कर रख लेंगे। तो बोलते हैं प्राइमर को यहां पर लगाने वाले एंजाइम का नाम है प्राइमेज। फिर से बोलो, प्राइमेज। तो एंजाइम का नाम बोलोगे नहीं तो कैसे? प्राइमेज। इसने क्या लगाया? प्राइमर, आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में कौन काम करता है? किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बताओ प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगर यहां पर प्राइमर लग गया और मैं प्राइमर यहां भी लगा दूं तो प्राइमर तो हमेशा किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बताओ ये 5 और ये 5 पैरेलल के एंटी पैरेलल? पैरेलल। पॉसिबल?
ये पॉसिबल? इसलिए प्राइमर उस पोजीशन पे लगेगा जहां एंटी पोलैरिटी होगी। इसलिए मैक्सिमम ओपन वाली जगह पे जाइए जहां पर मैक्सिमम ओपनिंग है। ये रही वो मैक्सिमम ओपनिंग, और इस मैक्सिमम ओपनिंग पर दूसरे स्टैंड पे क्या लग गया? प्राइमर। क्या लगा? प्राइमर। अभी जितना भी डीएनए खुला था प्राइमर लग चुके हैं। एक बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस प्राइमर को लगाने वाले एंजाइम का नाम प्राइमेज। अब जब प्राइमर आ गया तो इस प्राइमर में करना कुछ नहीं है, सेलेक्ट करना है न्यूक्लियोटाइड, और बॉन्ड का नाम न्यूक्लियोटाइड, बॉन्ड का नाम थाइमिन के सामने एडेनिन, बॉन्ड का नाम एडेनिन के सामने थाइमिन, बॉन्ड का नाम फॉस्फेट, और चेन को लंबा करते जाना है। प्रोसेस का नाम है इलॉन्गेशन। फिर से बोलो, इलॉन्गेशन। तो बताओ, एक स्ट्रैंड लंबा होता चला गया, यस और नो? यस। अभी सर इधर न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, अभी न्यूक्लियोटाइड को बेटा यहां पर भी बॉन्ड बनाते जाओ। कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइस्टर। तो आपके डीएनए के रेप्लिकेशन फॉर्क में दोनों तरफ बेटा चेन लीड करेगी, दोनों तरफ चेन इंक्रीज करेगी। एक जाएगी टूवर्ड्स फॉर्क, टूवर्ड्स, और एक अवे फ्रॉम फॉर्क। व्हाई इट इज फ्रॉम अवे फ्रॉम फॉर्क? आप खड़े हो? यस, ये अवे फ्रॉम फॉर्क क्यों? आइए आगे आइए। Why it is away from fork and why it is towards fork? आइए आगे आइए, बताए। बताइए, कितने साल से तैयारी कर रहा हूं? पहला साल है। अभी और कितने साल यहां पर घूमना है? बैठ जाओ, वहां पर कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। चलो बैठो। अगर प्रोसेस देखोगे तो बहुत सिंपल है। सिंपल इतना प्रोसेस है कि तुम्हें केवल न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, और वो काम कौन कर रहा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। पर जितना ओपन मिलेगा उतने ही तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। बताओ आगे ये क्यों रुक गया? क्योंकि आगे डीएनए खुला होता तो बन जाता। और ये क्यों रुक गया? क्योंकि आगे डीएनए खुला नहीं, डीएनए है ही नहीं। तो यहीं से क्यों चालू हुआ? क्योंकि डीएनए इतना ही खुला था। अगर पूरा खुला होता तो पूरा चालू होता। यस। और पूरा डीएनए एक साथ खोल पाना नामुमकिन, क्योंकि इसके लिए एनर्जी बहुत कम की बहुत ज्यादा। तो बोलते हैं जब डीएनए इतना खुल चुका होगा तो डीएनए यहां और यहां बन चुका होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई इट इज अवे फ्रॉम फॉर्क, व्हाई इट इज टुवर्ड्स फॉर्क? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में? तो ये हर हाल में क्या होगा? 5, ये क्या 3, ताकि क्या हो जाए? एंटी पोलैरिटी। ये क्या होगा? 3 प्राइम, ये क्या 5 प्राइम, ताकि क्या हो? एंटी पोलैरिटी। और हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज अभी रुकने वाले नहीं है, वो धीरे धीरे खोलने में लगे। और जैसे खोलने में लगे तो डीएनए और खुला, और जैसे ही डीएनए और खुला, तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही डीएनए और खुला यहां पर तक पहुंच गया डीएनए, बाकी आगे बंद है। अब आप सोच करके देखो कि ये सर यहां तो सर प्राइमर था और यहां पर भी प्राइमर है। अब बताओ, इसे आगे खुला हुआ डीएनए मिल गया, देखकर बताओ, इसे आगे डीएनए खुला हुआ मिल गया, तो जा ही इधर ही जा रहा था। तो क्या इसने न्यूक्लियोटाइड को देख करके नया न्यूक्लियोटाइड बनाया? आगे बढ़ गया। बताओ यहां पर क्यों रुक गया? आगे खुला और ये यहां से चालू हो गया। क्यों नहीं? क्योंकि इसे किस डायरेक्शन में आना है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बताइए अब फिर से प्राइमर लगेगा, और प्राइमर कहां लगेगा? सबसे ज्यादा खुले हुए जगह पर। यस।
और फिर से यहाँ से क्या बनना चालू होगा? डीएनए टुवर्ड्स और अवे। अवे, बताओ आगे रुक क्यों गया? क्योंकि आगे बन चुका। ये आगे क्यों रुक गया? क्योंकि आगे खुला नहीं है। तो चलो फाइनली खोल दें, और भी खोल देते हैं हम लोग, और भी ओपन करते हैं, और जैसे ही ओपन करते हैं ये और आगे बढ़ गया और ये और आगे बढ़ गया। अब बताओ मुझे क्या हुआ होगा? ये वाला स्ट्रैंड रुका कि आगे बढ़ गया, और ये वाला भी आगे बढ़ गया। फिर से प्राइमर लगा, फिर से प्राइमर लगा, और प्राइमर से फिर से क्या चलने लगा? डीएनए टुवर्ड्स की अवे आगे। तो बताओ ये कैसा स्टैंड है? कॉन्टिन्यूस। और ये बेस का, इसमें ये पहला सेगमेंट है, पहला ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। नहीं आया? तो बताओ इस तरीके से क्या बनने लगे? एक कॉन्टिन्यूस स्टैंड और एक डिसकंटिन्यूअस। तो याद रखने वाली बात यही है कि सर जब भी ऐसा होने लगा तो एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस सिंथेसाइज होने लगा, इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, एंड दिस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा स्ट्रैंड धीरे एक एक करके आगे बढ़ रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। And this discontinuous strand is known as lagging strand. एक बना लीडिंग स्ट्रैंड, एक बना लैगिंग। और लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे डीएनए के पोर्शन बनते गए। ये छोटे छोटे पोर्शन इट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे लीडिंग स्टैंड हो, चाहे लैगिंग स्टैंड हो, किस डायरेक्शन में बन रहा है? लैगिंग। लीडिंग स्टैंड किस डायरेक्शन में बना? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लैगिंग भी, पर एक किस में बना? एक बना 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मदर स्टैंड में बना वो लीडिंग, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बना वो लैगिंग। लेकिन बनने वाला हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। तो बोलते हैं एक दिन आपका पूरा डीएनए अलग दिखाई पड़ेगा। सर ये रहा वो डीएनए, मदर डीएनए, और बोलते हैं इस मदर डीएनए पे आपको एक प्राइमर के साथ एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड दिखेगा, और दूसरी जगह पर छोटे छोटे प्राइमर के बहुत सारे स्ट्रैंड दिखेंगे। और ये वाले स्ट्रैंड लीडिंग होगा कि लैगिंग? लैगिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसे हाइपोथेटिकली, अगर डीएनए पूरा एक साथ खुल गया होता, अगर खुल गया होता हाइपोथेटिकली, पूरा स्टैंड एक साथ खिल गया होता, तो कोई भी लीडिंग और लैगिंग होता कि नहीं होता? ये इधर से कॉन्टिन्यूअस, ये इधर से कॉन्टिन्यूअस, कहीं पर भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं। और पीसीआर जब पढ़ाऊंगा तो यही पढ़ाऊंगा। व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो बताइए अब आपको क्या लग रहा? सर ये तो डीएनए है, लेकिन ये क्या है? प्राइमर इज डीएनए और आरएनए। ये आरएनए। तो बताओ डीएनए में आरएनए रखे रहने दिए जाए? नहीं रखना है। तो क्या किया जाए? इन आरएनए को हटाएं? यस। इनको हटाने के लिए मेरे पास एक एंजाइम है, नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अभी बताओ कौन था? थर्ड। अभी कौन आया? फर्स्ट। और फर्स्ट ने क्या रिमूव करना चालू किया? प्राइमर। प्राइमर हटा दिए, और प्राइमर हटाने के बाद जब यहाँ से डीएनए हट जाएगा, मैं इसे हटाऊंगा तो साफ हो जाएगा,
तो रादर मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्राइमर जब हटा दिए तो बेटा टुकड़े दिखाई पड़ने लगे, जैसे ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़े हैं, ये टुकड़े ऐसे दिखाई पड़ने लगे। तो डीएनए के टुकड़ों को आपस में फिर से जोड़ा गया डीएनए के द्वारा ही, और डीएनए के द्वारा जोड़ने के लिए यहाँ पर भरना पड़ा आरएनए की डीएनए, और डीएनए को डीएनए से जोड़ने के लिए वी नीड डीएनए लाइगेज। फिर से बोलो डीएनए। अब बताओ, एक डीएनए था, आज एक डीएनए होगा कि दो? तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? दो। तो एक डीएनए से दो डीएनए बनना इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। पानी पियो बिटिया, दो बुक दो, पेज नंबर देखो भाई आप लोग 107। 107 में आपके सामने ये डायग्राम है, दिस वन। एक में कॉन्टिन्यूअस स्टैंड जा रहा है रेड कलर का, और एक में डिसकॉन्टिन्यूअस है। जो कॉन्टिन्यूअस है वो लीडिंग, जो डिसकॉन्टिन्यूअस है लैगिंग। एक टूवर्ड्स फॉर्क और एक अवे फ्रॉम, एक टूवर्ड्स और एक अवे। जो टूवर्ड्स है वो लीडिंग की लैगिंग, लीडिंग, और ये लैगिंग, और दोनों का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और क्या इन स्टैंड को अलग करना पड़ेगा? प्राइमर को अलग करना पड़ेगा। प्राइमर को अलग करने के लिए हमें मिला कौन? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर। और फिर इसके बाद इन सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या नाम है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज। गिनो एंजाइम। पहला हेलिकेज, फिर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग, फिर आरएनए प्राइमर, फिर प्राइमेज, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर ये हैं सारे के सारे एंजाइम एंड मशीनरी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। जो उस दिन आप लोग को लग रहा था कि जल्दी हो रहा, तो मैंने पूरा पढ़ा दिया। बताओ, एक स्टैंड कॉन्टिन्यूअस क्यों और एक डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि इस एंजाइम का नाम याद है? का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको एक ही डायरेक्शन में काम करना आता है। कौन? अगर वो दोनों डायरेक्शन में काम कर लेता तो कोई लीडिंग और कोई लैगिंग। और एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? दो। प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन, ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, अगर एक बार में सारे एंजाइम के नाम बता दोगे तो आपको आया होगा। डीएनए दिख रहा है? रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू कर दे। कहाँ से? ओआरआई का फुल फॉर्म याद है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ पर दो एंजाइम आए, एक कौन? हेलिकेज। दोनों एक साथ काम किए। डीएनए के स्ट्रैंड एक साथ रहे कि अलग अलग? अलग अलग। और क्या पीछे की तरफ से ये डीएनए खुलने लगा? तो हेलिकेज और टोपो आइसोमेरेज। और क्या एक फॉर्क बना? फॉर्क का नाम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फॉर्क के दोनों स्ट्रैंड साथ साथ से अलग अलग हो गए। उन्हें अलग बनाए रखने के लिए SSBP, व्हाट इज SSBP? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। फिर खुले हुए डीएनए में प्राइमर लगे, दोनों प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक शुरुआत में एक ओपनिंग के पास, याद है? और डीएनए बनना चालू हुआ, एक टूवर्ड्स फॉर्क और एक आगे। ये क्यों रुक गया? आगे डीएनए खुला, ये क्यों रुक गया? डीएनए और खुल गया, ये आगे बढ़ गया, फिर ये पीछे आया, आगे बढ़ गया, पीछे आया, आगे बढ़ गया, पीछे आया। ये वाला कैसा? कॉन्टिन्यूअस। ये डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा, एक टूवर्ड्स फॉर्क, एक आगे। इसमें सिंगल प्राइमर है और इस पे मल्टीपल प्राइमर। इन्हें हटाएंगे, कौन आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हटा दिया। अब इन डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा, कौन? डीएनए। इन टुकड़ों का नाम याद है? हम एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। तो आप लोग को याद होगा, मैंने एक शब्द यूज किया था, सेमी कंजर्वेटिव, याद है?
आधा नया, आधा पुराना। आज मैं एक शब्द और यूज कर रहा हूं, सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आधा कंटिन्यूअस हो रहा है और आधा डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इज हैविंग टू प्रॉपर्टीज, वन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव और दूसरा सेमी डिसकंटिन्यूअस। और बोलते हैं रेप्लिकेशन हो कहाँ रहा है? यूकैरियोट्स में। बोलते हैं यूकैरियोट में रेप्लिकेशन हो रहा है। आपको इंटरफेस की 3 फेज याद होंगी, G1, S, G2, याद है? बताओ इंटरफेज में किस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा है? एस फेज। एस फेज में सर रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन सर एस फेज में हो रहा है। अभी इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप गुस्सा करेंगे। जीवन में जो भी वहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम है, उनको मैंने आपको यूँ सिखाया था। लेट सपोज इट इज़ N, इट इज़ N, देन इट इज़ C, इट इज़ C। हमने बोला 2N 2C। नंबर में कितने हैं? 2N और अमाउंट में 2C। फिर आप S फेज में आए। किस फेज में? S। और जब आप S फेज में आए तो आपके पास क्या हुआ? आपका क्रोमोसोम डबल हो गया अमाउंट में, लाइक दिस। तो हमने बोला ये अभी भी N है, ये अभी भी N है। C C C C क्या हुआ? 2N 4C। देखते रहना 2N 4C। G2 में भी आप 2N 4C रहे। इसके बाद आया प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आया मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलो, फिर क्या आई? साइटोकाइनेसिस। अभी मैं चल रहा हूं माइटोसिस। क्या लेकर गए? माइटोसिस। प्रोफेज में जब क्रोमोसोम आए तो क्रोमोसोम अपीयर होने लगे, और जब एक क्रोमोसोम अपीयर होने लगे और अगर ये माइटोसिस है तो पेयर में कि अनपेयर? अनपेयर। और जब मेटाफेज में ये क्रोमोसोम आए तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में आ गए। तो नो डाउट ये N है और ये N है, ये 2C है और ये भी 2C, और N और N 2N, और 2C और 2C 4C। लेकिन बेटा याद रहे ये क्रोमोसोम पेयर में रहे कि अनपेयर? अनपेयर। फिर आई एनाफेज। क्या आई? एनाफेज। और हर क्रोमोसोम टूटने लगा। हर क्रोमोसोम टूटने लगा, इसका मतलब है हर क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बनने लगे? 2। इससे 2 और इससे 2, यानी हर क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनने लगे। तो अब क्या होने लगा एनाफेज में? ये N हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया। N N N N कितना? 4N और 4C। और टीलो फेज में भी क्या होगा? 4NN 4C। फिर क्या आएगी? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के दौरान ये अलग अलग न्यूक्लियस में दे दिए जाएंगे। कितना? 2N 2C 2N 2C। यस और नो? तो बोलते हैं अगर रेप्लिकेशन हो जाए, क्या हो जाए? और रेप्लिकेशन के बाद एनाफेज हो जाए, क्या हो जाए? एनाफेज। और क्या ना हो? क्या ना हो? तो क्रोमोसोम अमाउंट में जो डबल हुए थे, क्या वो नंबर में भी डबल हो जाएंगे? यस। और बताओ वो 2N से क्या हो जाएंगे? 4 है। क्रोमोसोम घटेंगे कि बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और क्या हो जाएगी? पॉलीप्लॉइडी। बोलो क्या होगी? पॉलीप्लॉइडी। क्या आपको म्यूटेशन याद है? म्यूटेशन 2 प्रकार के थे। एक था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चर चेंज था, नंबर चेंज था। नंबर में सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर चेंज होना, इट इज एन्यूप्लॉइडी की यूप्लॉइड। और क्या यूप्लॉइडी हो जाती थी? तो अगर क्या हो जाए? रेप्लिकेशन। और क्या ना हो? सेल डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या ना हो? तो बताइए क्रोमोसोम का नंबर घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपको कौन सी बीमारी होगी? पॉलीप्लॉइडी। तो ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, अंडरलाइन कर लेना कि डीएनए का क्या हो जाए? रेप्लिकेशन। और क्या ना हो? सेल डिवीजन ना हो। तो बताओ क्या हो जाएगी? पॉलीप्लॉइडी। तो अगर आपको पॉलीप्लॉइडी करनी है तो आप रेप्लिकेशन कर दीजिए, और क्या ना करिए? सेल डिवीजन मत करिए, रेप्लिकेशन कर दीजिए। रेप्लिकेशन होना और सेल डिवीजन होना दोनों एक ही बात है कि अलग अलग?
अभी तक ये नहीं समझ में आया। रेप्लिकेशन होना और सेल डिवीजन होना एक ही बात है। डीएनए का डबल हो जाना, सेल का 2 हो जाना, हाँ साइटो सेल डिवीजन। तो बताओ क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। क्या नहीं हो रहा? तो क्या हो गया? क्रोमोसोम का नंबर उतना ही कि डबल, और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाना, इट इज पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन। और क्या रोकना पड़ेगा? somehow we are going to stop the replication। सेंट्रल डॉगमा का पहला टॉपिक था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। और मैंने बोला था इसमें मेन हीरो एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और उसके साथ एसोसिएटेड जाने कितने एंजाइम, एक बार और बताओगे? बताओ। ORI याद है? 2 एंजाइम याद है? बोलो। दोनों का काम एक अकेला कर सकता है? बोलो कौन? डीएनए डाइनेज याद है? फिर SSBP याद है? और सिंगल स्ट्रैंड, दोनों अलग हो गए। प्राइमर याद है? प्राइमेज याद है? फिर बेटा चेन इलोंगेट करेगी। बताओ बहुत सारे प्राइमर को हटाया जाएगा तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पास, और इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। बोलो कौन? ये सब कहाँ चल रहा होगा? S फेज। कहाँ पर? और S फेज होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और क्या ना हो? सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस ना हो। तो बताओ क्रोमोसोम का नंबर घटेगा कि बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। बीमारी का नाम क्या? ये पॉलीप्लॉइडी होगी। थैंक यू वेरी मच। हटा रहा हूँ। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो जरा देख ले। हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, ये पढ़ लिया। इट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन। और हमारा जो दूसरा टॉपिक होना चाहिए, डीएनए से क्या बन रहा है? mRNA। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बुक देखो, इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, मैं पढ़ाते आया हूँ कई सालों से, तो मैं जानता हूँ 2 टॉपिक आपको बहुत भारी पड़ते हैं। उनमें से एक टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन, उसमें भी जेनेटिक कोड। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा है तो एक बार अपने मन से कहो कि भाई कल मत लगना, आज लग लो। अब आप बहुत मोस्ट प्रॉब्लम वाला टॉपिक है ये, जिसको बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर ट्रांसक्रिप्शन एक बार और पढ़ा दीजिए। मैं एक बार और नहीं पढ़ा पाऊंगा, एक ही बार में समझना है। तो जब मैं पूछूं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, बता पाओगे? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। बट दिस इज नॉट द गुड डेफिनेशन टू नो। ये अच्छी डेफिनेशन कतई नहीं है जिसे सीखा जाए। तो अब इधर देखो अच्छी डेफिनेशन क्या है। एज वी नो द डीएनए हैव द डबल स्ट्रैंड, और जैसे कि हम जानते हैं कि ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे डीएनए में बहुत कुछ है। तो बोलते हैं डीएनए में इन नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, इट इज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बच्चे, अगर कल को मैं पूछूं व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बता पाओगे? बोलो। पता नहीं सर क्या है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, बोलो, अपॉन डीएनए इज नोन एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिर से बोलो, व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? तो बताइए, हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है, कहां पर? डीएनए में। दैट इज नोन एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पता ही नहीं सर। अब बताइए, ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास एक स्ट्रैंड की दोनों? जागो और बताओ, एक स्ट्रैंड की दोनों?
हाँ दोनों। और अगर जब तक ये स्ट्रैंड डबल रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन। ये प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता, और प्रोटीन नहीं बनी तो एंजाइम नहीं बनेंगे, और एंजाइम नहीं बने तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं बनी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बना तो फिनोटाइप नहीं आएगा, और फिनोटाइप नहीं आया तो डीएनए की जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। तो डीएनए की जीन या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डबल स्ट्रैंड चाहिए कि सिंगल स्ट्रैंड? सिंगल स्ट्रैंड। तो हम क्या करते हैं, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में, उससे एक स्ट्रैंड पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? एक स्ट्रैंड। और उसमें भी नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस ही हैं, लेकिन दोनों स्ट्रैंड के हैं कि किसी एक के? किसी एक के। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आसानी से क्या बना देगा? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए रूल है, दो स्ट्रैंड चाहिए कि एक? एक, दो। जगाओ यार अबू इसको, जाग जा भाई। अब बताओ मैंने क्या पढ़ाया? क्या डीएनए अपना प्रोटीन डायरेक्ट बना सकता है? तो क्या कमी है? ऐसा क्या अच्छी बात है आरएनए में कि वो प्रोटीन बना लेता है? ऐसा क्या करें? आरएनए कैसा है? डीएनए कैसा है? और जब तक आप डबल स्टैंडर्ड हो प्रोटीन, तो आपको क्या होना पड़ेगा? सिंगल स्टैंडर्ड। पर आप दुनिया में कैसे बन के आए हो? डबल स्टैंडर्ड। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, पर दुविधा यह है कि इंफॉर्मेशन एक है कि दो, और हमें इन इंफॉर्मेशन से किसी एक इंफॉर्मेशन को चूज करना है, और उसको कहां लाना है? आरएनए में। और फिर आरएनए से क्या बनानी है? प्रोटीन। तो बोलते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? बोले ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज अ कॉपीइंग। कॉपी कर रहे हैं, कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of double stranded DNA to single stranded RNA. This is the real definition of transcription. पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन की बहुत भद्दी डेफिनेशन लिखी। मैंने क्या लिखा? क्या लिखा था? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इससे कुछ दिमाग में नहीं बढ़ोतरी होगी। पर जब आपको यह डेफिनेशन लिखाई जाएगी तो दिमाग बढ़ेगा। इट इज अ, हम कॉपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉपी। किसकी? डीएनए की ही कॉपी बना रहे हैं, पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की किसी एक। तो क्यों डीएनए अकेले काम नहीं कर पा रहा? क्योंकि डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। और जब तक आप डबल स्टैंडर्ड हैं, आप प्रोटीन नहीं बना, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ताकि क्या बना पाओ? प्रोटीन। और प्रोटीन बन गई तो सेंट्रल डॉगमा चल देगा। बोलो क्या बोलेगा? जैसा वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसी रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट, वैसा फिनोटाइप। और आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था वो रुकेगा कि एक्सप्रेस हो जाएगा? एक्सप्रेस। पहले तो भर भर के लड्डू खा लो, फिर जमाई मारो यहीं पे। अब कान के नीचे बहुत जोर का रैपटा पड़ेगा, यहीं पर बैठी खोपड़ी पर, वहीं पर जमाई ले रहे। एसी क्यों नहीं चलवाते हो भाई? हमारा काम थोड़ी ना, हम इलेक्ट्रीशियन नहीं है यहाँ के। बोलो जा करके। हाँ भाई, डेफिनेशन चाहिए मुझे। कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड। क्यों जरूरत पड़ी? तो डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता था क्या? तो ऐसी क्या कमी थी? और जब तक आप डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, तो क्या बनाओगे? तो बताओ, दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड को कॉपी किया जाएगा? यस। और सबसे बड़ी बात आई कि किस स्ट्रैंड को कॉपी किया जाएगा। इसको किया तो ये बुरा मान जाएगा, इसको किया तो ये बुरा मान जाएगा। याद रखना,
डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड कॉपी किया जाएगा? बोले वो बाद की बात है, फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूं कि दोनों स्ट्रैंड में दोनों कॉपी हुए कि एक। बोले सर अगर दोनों कॉपी हो जाए तो कितना अच्छा है। तो हमने कहा करके देखो। अगर ये दोनों कॉपी हो गए भाइयों बहनों, इधर देखिए और मेरी मदद करिए, तो बताओ इधर से क्या। वन मोर थिंग कि जब ये कॉपी हो रही होंगी तो यहां पर भी रूल लगेंगे बेस पेयरिंग के। किसके बेटा? बेस। और यहां पर भी रूल लगेंगे कॉम्प्लीमेंटेरिटी के। बोलो किसके? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ये क्या होता है, तो उन्होंने क्लासेस छोड़ी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर किसके रूल लगेंगे? बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट। और बेस पेयरिंग ये कहता है कि अगर आप डीएनए हो तो एडेनिन पेयर विद ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, डबल की ट्रिपल, और ये डबल। पर बोलते हैं एक अंतर आएगा, जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा एक अंतर आएगा। बोले क्या अंतर आएगा? बोले ग्वानिन अभी भी साइटोसिन से पेयर करता रहेगा, लेकिन एडेनिन पेयर विथ यूरेस से। पहले किसके साथ? आप किसके साथ? यूरेस से। बोले करके देखो। जैसे मान लो यहां एडेनिन के सामने सीधी, यहां एडेनिन है, यहां थायमिन। एडेनिन के सामने क्या आएगा बता पाओगे? क्या आएगा? सर थायमिन आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा? यूरेस से। थायमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। यहां पर कोई समस्या नहीं, पर यहां पर समस्या है। तो बताओ यहां एडेनिन और थायमिन और एडेनिन। कई बार लगभग लोग बच्चे मुझे क्या गड़बड़ बताते, सर थायमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। यहां यूरेसिल नहीं आएगा। आरएनए में पेयरिंग के दौरान बताओ ये क्या है? डीएनए, और ये क्या है? आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए पेयरिंग कर रहा होगा तो एडेनिन के साथ यूरेस से, थायमिन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। और बोले अगर ऐसा हो गया तो देखो क्या बला बनने वाली है। देखो थायमिन के सामने, अरे थायमिन किसके साथ? एडेनिन। ये नहीं मैनेज किया कि एडेनिन के साथ यूरेसिल आएगा, ये नहीं कहा कि थायमिन के साथ यूरेसिल आएगा। नो, एडेनिन के साथ, थायमिन के साथ एडेनिन, और एडेनिन के साथ यूरेसिल, थायमिन के साथ एडेनिन। ये थायमिन कहाँ है? डीएनए में। तो आरएनए में एडेनिन नहीं आया। अब बताओ एडेनिन के सामने यूरेसिल, थायमिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो बताइए ये क्या आया? UACG। ये क्या है? AUGC। दोनों एक ही है कि अलग अलग? हाँ, तो बोलते हैं अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग एमआरएनए बना देते, 2 एमआरएनए बना देते, इधर देखो, तो एक एमआरएनए ये बनता और एक एमआरएनए ये बनता। तो बताइए डीएनए के एक पोर्शन से, दिस वाज द डीएनए, डीएनए के एक पोर्शन से एक एमआरएनए बनते कि 2? सो जाओ, इससे बढ़िया 1 कि 2? और दोनों सेम कि अलग अलग? हाँ? और अगर दोनों अलग अलग बनते तो प्रोटीन 1 बनती कि 2? क्योंकि दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है, तो प्रोटीन 1 कि 2? अगर प्रोटीन 2 तो एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट, फिनोटाइप, आफत हो जाती। आज समझ ही में नहीं आता कि आज इस जीन का मूड क्या है। हितेंद्र ऐसे कर रहे हो लेकिन तुम सो रहे हो। हाँ? चिल्ला रहे कि नहीं तो सो जाएंगे। तो ऐसा क्या आता है इसी समय तुम्हें नींद क्या आती? खाना खा लेते हो तो खाना खा के काय बैठ जाते, भूख लग जाती है, और उसके बाद जो खर्राटे मारते हो तुम, बंटवा दीजिए। अबे कुछ भी मांगते हो। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कोई त्रुटियां हो तो कृपया क्षमा करें। त्रुटियां समझने के लिए पहले सुनना होगा। हाँ, जमाई ले रहे। बताओ एडेनिन से यूरेसिल, एक एमआरएनए की 2? अगर एमआरएनए 2 तो सेंट्रल डॉग्मा 2 बार, डीएनए से एमआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट, फिनोटाइप। तो 2 प्रोटीन तो
दो फिनोटाइप। तो बताओ एक जीन एक काम करता कि दो? दो। क्या हो गया? आज बहुत सारे विकेट गिर रहे। एसी चलवाओ ना, फोन करो जाओ। अभी तक चल रहा था, हम आए तो खराब हो जाता है। जा रहे भैया, हमारा भी काम कर देना है, एसी चलवा दो। वही करने लगा। तो एसी ना होने से इतना मतलब दुख है तुम्हें? तो तुम सबके घरों में एसी होगा? अच्छा, सबके घरों में। भाई साहब, बच्चों को क्यों इतनी गर्मी में बैठा ले हो? इधर हम पढ़ा रहे ट्रांसक्रिप्शन, उनका मन ही नहीं लग रहा। अब इधर सुनो, तो बताओ अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते, इधर देख ले बेटा, किस्मत भी बन सकती है, बिगड़ भी सकती है, सिलेक्शन हो गया तो बन सकती है। एक डीएनए से एक स्ट्रैंड कॉपी हो रहा कि दोनों? दोनों। अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते तो एक एमआरएनए बनता कि दो, और इंफॉर्मेशन एक पास होते कि दो, और दो इंफॉर्मेशन से प्रोडक्ट फिनोटाइप। हमें पता नहीं चल पाता कि जीन का आज क्या मूड है। आज मन करने का मन है कि नाक बनाएगी, कल मन करेगा कि कान बनाएगी, तब वो जीन एक्सप्रेस होती है उसके मूड पर होता है। तो अगर कहीं दोनों एक्सप्रेस हो जाते तो जीन में आ जाती एम्बिग्विटी, वी आर नॉट श्योर कि ये क्या करने वाली। हमें पता ही नहीं चल पाता कि आज क्या होगा, पता नहीं कौन सा एमआरएनए क्या बना दे। और दूसरा बोल रहे जरा इन दोनों आरएनए को दोबारा देखो, जरा दोबारा देखो और मुझे बताओ ये दोनों आरएनए की सीक्वेंस क्या है। बताओ इसके क्या है? पता नहीं सर, UACG याद आया? और जरा इसका बताओ, AUGC। अरे बोले यार हम दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों स्टैंड एक साथ आ जाते, आमने सामने आ जाते हैं। शांत रहिए एकदम। कोई मजबूरी है जिसकी वजह से पढ़ाई करने आए? पहले मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, वैसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आज बात करने का मन है। कोई मजबूरी है? कितने लोग हैं जो मम्मी पापा की वजह से आए हैं? हाथ उठाओ प्लीज़। एक तो है कम से कम ईमानदार, उसने हाथ उठाया कि सर मेरा मन बिल्कुल डॉक्टर बनने का नहीं है, मम्मी पापा ने भेजा। उठाओ बेटा हाथ उठाओ। ये देखो, अब खड़े हो जाओ।
शाबाश, ईमानदार बच्चा है। मन नहीं कर रहा बेटा, तो क्यों फंसे हो? तुम्हारी सच्चाई को सलाम है भैया। बेटा जब मन ना करे तो ये उनको बोल दो, एक दिन मम्मी पापा से मेरी बात कराओ, मैं आज मेरी से बात कराओ। बैठ जाओ बेटा, शाबाश, बैठो। और कोई भाई दाता के नाम पर? नितिन, देखो अगर किसी दूसरे की वजह से गए भी तो कितनी दूर जा पाओगे? बहुत दूर नहीं जा पाओगे। सेलेक्ट होना इज नॉट अ गुड, मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं। बाढ़ में जाए, नहीं पढ़ाई करते, कुछ और बदकही करते। यस सर, ये सब बदतमीज हैं, ये सब परेशान है पढ़ाई से, कोई भी खुश नहीं है पढ़ाई से। यस सर, यस सर। और जानते हो इसी का फायदा होने की वजह से कुछ टीचर कहते हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, कुछ कहते हैं बहुत खराब हैं। जो ना पढ़ाए और मजे से बात करे, ओ हो प्रभु। पढ़ाए तो मजे मजे में पढ़ाए, हा प्रभु। डांस वांस करके पढ़ाए। तुम्हारा सिलेक्शन होगा बेटा, हम तुमको कई प्रकार का डांस करके दिखाएंगे। अच्छा, होली में कुछ क्या क्या किया तुम लोगों ने? अबे तेरे मुंह में गुजिया के अलावा कुछ और है? गुजिया खाई, गुजिया खाई, बढ़वा दो। बोला जाता है कि अगर बच्चों को और परेशान लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो इतना दर्द है कि चिल्लाएंगे, इतनी दूर तक घंटों भर चिल्लाएंगे। अगर आपको छोड़ दिया जाए कि अब तुम्हारा मन जो करने का करो, तो आधे से ज़्यादा बच्चों से मैंने पूछा है मेडिकल कॉलेज कि यार मेरा मन करता है कि मैं घंटे भर चिल्ला चिल्ला के रोऊं। कितना अवसाद भरा है, कितना डिप्रेशन भरा है कि सर बंद कमरे में कभी कभी तो बस दहाड़े मार के रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन, और ऐसा लगता है कि चिल्ला लो, दहाड़े मार के रो लो तो सब कुछ निकल गया। कुछ लोगों के पास चिल्लाने के बाद भी नहीं निकलता। कहते सर हमारा तो घूसा मारने का मन करता है। सो दिस मच डिप्रेशन। और हम सोच रहे हैं कि बच्चे आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। बेटिया अब कुछ ना हो पाएगा, अब गर्मी लग रही तो सहना पड़ेगा। अब जो है सो यही एनवायरनमेंट है। तुमको गर्मी लग रही इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जब मन लगता है तो ना गर्मी लगती ना सर्दी। अब देखो जहां पर थे पीछे पूरा मामला बिगाड़ दिया इसने। डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। ओले ओले, आराम आराम से, जहां नहीं समझ में आएगा नहीं पढ़ेंगे, कुछ और बातें करें। अरे कोशिश तो करो, बटवा दो। सिंगल की डबल? वैसे भी टॉपिक आधा घंटा लेट हो गया। एडमिन के सामने, थायमिन के सामने, ग्वानिन के सामने, साइटोसिन के सामने, और ये आरएनए है कि डीएनए? और मैंने कहा इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की खराबी ये है कि सब कुछ होते हुए भी ये प्रोटीन नहीं बना सकता, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? डबल की सिंगल? सिंगल। तो क्या हमने इससे आरएनए बनाना है? यस। तो डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, क्या थी डेफिनेशन? इट इज अ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्या मुझे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए? और क्यों चाहिए? ताकि क्या बन सके? प्रोटीन। प्रोटीन ना बन पाना डीएनए की सबसे बड़ी मजबूरी है। अब हुआ यूं
कि बोले कि सर दोनों स्ट्रैंड अगर डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कर लेते तो क्या होता। देखो क्या होता, आपके सामने है क्या होता। अगर दोनों स्ट्रैंड बेटा ट्रांसक्रिप्शन कर लेते तो एडेनिन के सामने आ जाता यूरेस से, बताओ याद है, एडेनिन पेयर विद यूरेस से, थायमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन के सामने ग्वानिन, और इधर वाला भी देखो, बोलो थायमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने यूरेस से, ग्वानिन, साइटोसिन। ये क्या होता, एमआरएनए। ये क्या होता, एमआरएनए। तो अगर एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, दिस इज अ डीएनए माइंडेड, और इससे बनने वाला ये कौन है, एमआरएनए, और ये कौन है, एमआरएनए। अगर दोनों स्ट्रैंड एक एक एमआरएनए पैदा करते तो एमआरएनए एक आते कि दो, और दो एमआरएनए आते तो कितनी इंफॉर्मेशन आती, दो, और अगर इंफॉर्मेशन दो आती तो बता प्रोटीन कितनी बनती, दो, और प्रोडक्ट कितने बनते, दो, और फिनोटाइप कितने, दो। तो बताइए जीन स्पेसिफिक होती कि एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, और ऐसा हम कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी दिन ये दोनों साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ बन जाते, जिस समय ये बन रहा होता उसी समय ये बन जाता, तो क्या होता सर, ये होता UACG और ये होता AUGC, और दोनों साथ साथ बन करके क्या बना लेते, बेस पेयरिंग कर लेते। और बताओ सिंगल स्ट्रैंड होता कि डबल स्ट्रैंड, बट डीएनए हो जाता कि आरएनए। क्या बदला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन जाता, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्रोटीन बनती कि नहीं, तो बोलते हैं यही तो समस्या है डीएनए की कि वो क्या है, डबल स्ट्रैंड। इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर एक साथ दोनों स्ट्रैंड बना दिए तो तीन समस्याएं हैं, तीनों समस्याएं तुम्हें दिखेंगी नहीं तो तुम्हें आएगा भी नहीं। तीन समस्याओं में पहली समस्या ये है कि अगर दोनों स्टैंड बन गए तो एक इंफॉर्मेशन आएगी कि दो, और दो इंफॉर्मेशन आएगी तो फिनोटाइप भी दो। सही है कि गलत, गलत। तो बताओ एक बेटा फिनोटाइप आता कि दो। और तीसरी समस्या ये है कि हो सकता है दोनों एमआरएनए एक साथ बन जाते, और एक साथ बन जाते तो आपस में जुड़ जाते, और जुड़ जाकर क्या बना लेते, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाता तो बताइए प्रोटीन बनती कि नहीं बनती, नहीं। प्रोटीन बनती कि नहीं बनती। बताओ कोई फायदा होता कि नहीं, फायदा नहीं होता। और इस तरीके से हमारे पास डीएनए से आरएनए बनाने का सिद्धांत, जो भी जरूरत थी वो भी खत्म हो जाता। तो याद रखना, इसीलिए डेफिनेशन पढ़ाई गई है। एक बार और बोलिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन? इट इज अ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड टू सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर दोनों स्ट्रैंड बन जाते तो क्या दिक्कत होती? अब जरा आप लोग पेज नंबर बोले 108। सॉरी 107। और जो मैं बोलूंगा उसे पढ़िएगा। यस, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर वाला पैराग्राफ, वाई बोथ स्टैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर। दोनों स्टैंड क्यों कॉपी नहीं हुए, उसका एक सिंपल आंसर है। फर्स्ट, इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। बताइए एक सीक्वेंस बनता कि दो। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंटैरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल एंड इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो अगर दो एमआरएनए बनते तो प्रोटीन भी कितनी होती, दो। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द genetic information transfer machinery. Second, the two RNA molecule if produced simultaneously, अगर ये simultaneously produce हो जाते, साथ साथ produce हो जाते, would be complementary to each other and hence would form the double stranded RNA. क्या बन जाता, double stranded RNA, and this would prevent RNA from being translated into protein and the exercise of transcription would be become futile one. बताओ futile मतलब फायदेमंद कि बेकार? बेकार।
सो आपको ये याद रखना है कि आपके पास डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बना रहे, दोनों स्ट्रैंड बना रहे कि एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड। ओके, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा क्योंकि एक बार तो हमारा बोर्ड साथ नहीं दे रहा, लाइट साथ नहीं दे रही, लेकिन बेटा मैं आगे बढ़ने के पहले ये बात आपसे पूछ ही लेना चाहता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन आई? व्हाट इज डेफिनेशन? पहले सिंपल डेफिनेशन बताओ, सिंपल। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन आई, बोलो, कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पक्का? और तीसरा आपको बोलना है कि बताओ सिंगल स्टैंडर्ड बन रहा कि डबल? सिंगल। और किससे बन रहा? डबल। तो दोनों स्टैंड कॉपी की एक और बात है कि मान लीजिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, सब लोग यहीं देखो, अब जो हो रहा होने दो वरना क्लास गड़बड़ होगी। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता तो रेप्लिकेशन में फुल लेंथ ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता, फुल लेंथ ऑफ डीएनए, यानी एक डीएनए से पूरा डीएनए बनता। लेकिन अगर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इससे एमआरएनए बन रहा, तो पूरा डीएनए का एमआरएनए नहीं बनेगा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। अब आपको क्रोमैटिन याद है? भूल गए? दो पार्ट थे, एक कौन? यूक्रोमैटिन और एक हेटेरोक्रोमैटिन। याद है? कौन सा एक्टिव, कौन इनएक्टिव? तो बताओ, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो पार्ट ऑफ डीएनए बनता है कि फुल लेंथ ऑफ डीएनए? फुल लेंथ। लेकिन जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो फुल लेंथ ऑफ डीएनए की पार्ट ऑफ डीएनए। सो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वी यूज फुल लेंथ ऑफ डीएनए और द पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ। और पार्ट ऑफ डीएनए में भी दोनों स्ट्रैंड की एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड। सो अब फाइनल करो कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज अ कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द फुल लेंथ ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए, एंड बोथ स्ट्रैंड और वन स्ट्रैंड। और डबल स्टैंडर्ड है से क्या बनाना है? सिंगल स्ट्रैंड। और बताओ, कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल लगेगा? यस। बेस पेयरिंग रूल लगेगा? यस। अंतर आएगा? एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता था? थायमिन के साथ। यहां पर एडेनिन ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के। यहां पर भी ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन। पर अंतर आएगा? किसमें अंतर आएगा? पूरा डीएनए की पार्ट ऑफ डीएनए, और पार्ट ऑफ डीएनए में भी बेटा दोनों स्ट्रैंड की एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड। और बोलते हैं जितना पार्ट ऑफ डीएनए एमआरएनए बनाने जा रहा है, ध्यान सुनो, उसी पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बोलो क्या नाम? अगला टॉपिक वही है, देखो अपनी बुक में हेडिंग, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द नेक्स्ट टॉपिक। और अगली बार पूछूंगा व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, खड़े हो जाना कि नहीं आया सर। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? क्या ये पार्ट ऑफ डीएनए है? आइए दोबारा पढ़ा रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए that has to be transcribed. डीएनए का वो पार्ट जिसका ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा, that unit is known as transcription unit। तो मुझे अपने बच्चों से केवल इतना सुनना है, what is transcription unit? फुल लेंथ ऑफ डीएनए की पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए जिसका क्या होना है। तो आइए हम लोग एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं। आइए बनाइए, बताओ डीएनए सिंगल है कि डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और बताओ, एक होगा सेगमेंट 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और जिसके बारे में आपको मालूम होगा, मान लो यहाँ है ATGC, तो यहाँ क्या होगा? TACG। नहीं समझ में आया कैसे?
ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी। और ये पूरा डीएनए कॉपी होगा कि पार्ट ऑफ? तो हमें कैसे मालूम कौन सा पार्ट? बोले इसके लिए सुविधा की गई है। इसके लिए सुविधा ये है कि एक तरफ होगा प्रमोटर और एक तरफ होगा टर्मिनेटर। बोलो क्या? टर्मिनेटर। और बीच में जो होगा उसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन। फिर से बोलो। नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? बता पाओगे? बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? 3। एक कौन? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। जहां से शुरू होगा, जहां खत्म होगा, जिसका कॉपी होगा स्ट्रक्चरल। तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? 3। अपनी बुक में देखो। पहला प्रमोटर, पहला पार्ट है प्रमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा पार्ट है टर्मिनेटर। बेटा मुश्किल वाले दौर से गुजर रहे हो, अगर ये नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। बेटा किसी भी तरीके से करना हम दोनों लोगों को ही है, तो आप सहारा दिया करो। बोलो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? क्या ये डीएनए का पार्ट है जो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए कहीं से भी ट्रांसक्राइब होगा कि किसी जगह से, और वो जगह बेटा मार्क होनी चाहिए, शुरुआत होना चाहिए, अंत होना चाहिए। कहां से शुरू, कहां खत्म? तो यहां से शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा, बीच में कौन है? स्ट्रक्चरल। तो कल को कोई पूछे व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन? दीज आर द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। बोलो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। सरताज खड़े हो। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डीएनए से डीएनए बन रहा तो एंजाइम का नाम कैसे लिखेंगे, और अगर डीएनए से आरएनए बन रहा तो एंजाइम का नाम कैसे लिखेंगे, और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा तो नाम कैसे लिखेंगे? आप क्लास में नहीं थे, बाकी लोग मदद करेंगे, याद रहेगा? जो बन रहा है पहले वो देखे। क्या बन रहा? डीएनए। क्या बन रहा? क्या बन रहा? तो जो बन रहा वैसा पॉलीमरेज। फिर से बोलो। ये भी क्या है? पॉलीमरेज। और ये भी क्या है? पॉलीमरेज। तो जो बन रहा वैसा, और जिससे बन रहा उस पर डिपेंडेंट। तो बताओ डीएनए से डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। बताओ डीएनए से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बोलो जिससे बन रहा उस पे डिपेंड, और जो बन रहा वो पॉलीमरेज। याद रहेगा? अब बताओ यहां क्या बन रहा? डीएनए से आरएनए। एंजाइम का नाम? वेरी गुड, बहुत आसान है। क्या बन रहा? आरएनए। तो नाम बताओ। आरएनए पॉलीमरेज। किससे बन रहा? डीएनए। तो एंजाइम का नाम? थैंक यू वेरी मच। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस यूनिट पर, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर यही एंजाइम काम करेगा। नाम बताओ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के पास भी वही काम है। उसने न्यूक्लियोटाइड उठाने हैं और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। पर याद रखना इसकी भी वही बीमारी है जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की थी। किस डायरेक्शन में? फिर से बोलो। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बताओ एंजाइम का नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे कुछ भी कर रहे हो छोड़ के सुनना। बोलो क्या नाम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और कहां पर से चालू होगा, कहां खत्म होगा, किसको कॉपी करेगा, और क्या बनाएगा? एमआरएनए। फिर से बोलो। तो मान लो ये एमआरएनए बन रहा। क्या बन रहा? एमआरएनए। तो एमआरएनए किस डायरेक्शन में? अब मार दूंगा मैं। किस डायरेक्शन में? क्योंकि बेटा कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो किस डायरेक्शन में काम करेगा? अब सुनो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनते वक्त अब ये या तो इससे अपनी कॉपी बनाएगा या तो इससे अपनी कॉपी बनाएगा, क्योंकि एक स्टैंड है कि दो? एक कि दो?
और दो स्टैंड में से किसी एक स्टैंड को कॉपी करना है, और कॉपी का रूल है एंटी पैरेलल कंडीशन। बोलो कौन सी? कॉपी हमेशा किस कंडीशन में होती है? एंटी पैरेलल। तो अगर भाई साहब बन रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये किससे बनेंगे? तो बताओ ये किससे कोड होंगे? जिसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम। तो बताओ ऊपर वाले स्टैंड से mRNA बनेगा कि नीचे वाले से? क्यों? ऊपर वाला क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो बताओ ए के सामने क्या आएगा? टी। यू। टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। तो बताओ जिस स्टैंड की ये कॉपी बनाएगा उस स्टैंड का नाम रखा जाएगा टेम्पलेट स्टैंड। बोलो क्या नाम? तो बताइए डीएनए के कितने स्ट्रैंड हैं? 2। एक कौन? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसकी ये कॉपी नहीं बनाएगा उसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोड। बताओ कौन आरएनए को कोड करने के लिए भेज देगा? कोडिंग के टेम्पलेट। सुन लो, नहीं बहुत मारेंगे हम, बहुत हो गई बदतमीजी। कौन? क्यों टेम्पलेट स्टैंड देगा? बताओ। क्योंकि यहां पर रूल लगेंगे बेस पेयरिंग, और बेस पेयरिंग के रूल कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। और चूंकि ये एंजाइम किस डायरेक्शन में बना रहा है? 5 प्राइम टू 3, तो आरएनए का डायरेक्शन तो फिक्स है क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बताओ ये जिससे बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 3 प्राइम। तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो टेम्पलेट। तो जो कोड नहीं कर रहा है उसका नाम कोडिंग, और जो कोड कर रहा है, तो अजीब पागल है वैज्ञानिक कि जो कोड कर रहा है उसका नाम टेम्पलेट स्टैंड रख दिया, और जो कोड नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कोड कर रहा, उसका नाम कोडिंग। साइंटिस्ट पागल नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। वो पहली बात दिखाना चाहते हैं कि कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एमआरएनए की पोलैरिटी, तो कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी और एमआरएनए की पोलैरिटी सेम है। तो जो कोड होकर नया बनने वाला बंदा है उसकी पोलैरिटी और डीएनए के इस स्टैंड की पोलैरिटी सेम। और एक और चीज देखो, जहां जी एमआरएनए में भी जी, जहां सी एमआरएनए में भी सी, जहां ए एमआरएनए में भी ए, लेकिन जहां डीएनए में थाइमिन वहां यूरेसिल। तो अगर आपको डीएनए का क्या पता चल जाए, 3 बार बोलना है, अगर आपको डीएनए का क्या पता चल जाए? कोडिंग स्टैंड। देन आप क्या जान जाएंगे? हाँ, क्या अंतर रखेंगे? जहां थाइमिन है वहां यूरेसिल। याद रहेगा? तो बताओ कोडिंग स्टैंड का नाम कोडिंग स्टैंड क्यों है? क्योंकि वो कोड करता है। फिर इसका नाम कोडिंग स्टैंड क्यों है? क्योंकि जो कोड हो करके आया, जो वो बिल्कुल कोडिंग स्टैंड जैसा है, पोलैरिटी में भी सीक्वेंस में भी, एक्सेप्ट जहां पर थाइमिन वहां पर नहीं आया। और याद रखना, नीट में जितनी साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए देकर के आरएनए पूछा गया, आपसे गलतियां ही होती। तो जैसे ही डीएनए देकर के आरएनए बनाने के लिए पूछा जाए, आप आरएनए मत बनाइएगा। डीएनए दिया जाए और आरएनए बनाया जाए, तो बताइए डीएनए से क्या बनाइएगा? कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बनाइएगा? और कोडिंग स्ट्रैंड मिल जाए तो उसके थाइमिन की जगह क्या कर देना है? यूरेसिल। खड़ी हो। ये आरएनए में बना रहा हूं, ये डीएनए बना रहा हूं। दिस इज अ डीएनए। ATGC ATGC। आरएनए बताइए। आरएनए बताइए। यही AUGC। बैठ जाओ, तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें क्या बताना। बैठो। जब डीएनए दिया जाए और पोलैरिटी ना दी जाए, जब पोलैरिटी ना दी जाए,
यार वो कब तक करते रहेगा। बैठ जाओ यहाँ, बैठो। अगर कभी भी कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड दिया जाए और उसमें पोलैरिटी ना दी गई हो, क्या तो उसे टेम्पलेट मानेंगे। क्या मानेंगे? टेम्पलेट। बोला जाए ये डीएनए इसका आरएनए बनाओ तो इसको मानेंगे टेम्पलेट। और आरएनए कभी नहीं बनाएंगे टेम्पलेट के सामने, ये रहा टेम्पलेट, इसे मान लेंगे और कोडिंग बनाएंगे। ए के बाद टी, ए सी जी, टी ए सी। अब एमआरएनए लिखते वक्त कोडिंग स्टैंड मिल चुका है। कोडिंग स्टैंड में जहां जहां थायमिन, वहां यूरेसिल, क्या आएगा? यू ए सी जी, यू ए सी। एमआरएनए का ये सीक्वेंस हो गया। रूल लिख लो, चाहे कितना भी मुश्किल में तुम्हारी आज की क्लास जा रही हो, लेकिन ये रूल लिख लो कि अगर डीएनए में कोई भी पोलैरिटी ना दी हो और बोला गया हो कि डीएनए से आरएनए बनाओ, तो उस डीएनए को आप कोडिंग स्टैंड मानेंगे कि टेम्पलेट? टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्टैंड मानने के बाद उसके कोडिंग स्टैंड को बना करके उस कोडिंग स्टैंड में थायमिन की जगह क्या रखेंगे? यूरेसिल। क्योंकि जो भी कोडिंग स्टैंड है वो एक्चुअली एमआरएनए का ही पोलैरिटी रखता है। जैसे एमआरएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। कोडिंग स्टैंड भले ही कुछ भी कोड ना करता हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड है क्योंकि इसकी पोलैरिटी और इसका सीक्वेंस बिल्कुल एमआरएनए से मिलता है। मान लीजिए अगर आपके सामने डीएनए दिया जाए ऐसे, ये लिया देखो डीएनए ATGC ATGC, और यहां पर लिखा हो 5 प्राइम और यहां लिखा हो 3 प्राइम। ध्यान सुनिए, आपके सामने बोला गया कि ये डीएनए है। क्या गया है? डीएनए। और बताया ना गया हो कि प्रमोटर कहां लगा। बताया? प्रमोटर इधर लगा कि इधर, तो प्रमोटर हमेशा बाईं साइड मानेंगे। क्या मानेंगे? बाईं साइड। और अगर बाईं साइड मान लिया तो प्रमोटर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला क्या कहलाएगा? कोडिंग। तो बताइए ये क्या दिया गया? हाँ, कोडिंग। और अगर कोडिंग दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे कि यही है? यही एमआरएनए है, केवल क्या रखना है? हाँ, आपके सामने AUGC AUGC। तो अगर डीएनए दिया जाए, क्या दिया जाए? डीएनए, और क्या पूछा जाए? एमआरएनए, तो डायरेक्ट एमआरएनए कोई ट्राई नहीं करेगा। ट्राई करने वाला हर बंदा गलत ही ट्राई करता है। तो आप क्या बनाएंगे? कोडिंग स्टैंड। फिर से बोलो, कोडिंग। अब चूंकि कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए की पोलैरिटी एक जैसी है, तो हम लोग कोडिंग स्टैंड को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बोलते हैं कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जितने भी रेफरेंसेस लिए जाएंगे दे आर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। तो लिखते हैं ऑल द रेफरेंसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट will be taken with respect to coding strand। याद रखना, जितने रेफरेंसेस लिए जाएंगे वो किसके रेस्पेक्ट में? कोडिंग। फिर से बोल रहा हूं, कोडिंग स्टैंड कुछ कोड करता है कि नहीं? नहीं। तो कोड करने वाला स्टैंड कौन सा है? टेम्पलेट। So template stand is going to code the mRNA, but टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा तुम्हारा mRNA। और इसीलिए बोलते हैं जो mRNA जैसा है दो बातों में, एक किसमें? पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और किसमें? सीक्वेंस। एक्सेप्ट जहां डीएनए में थायमिन वहां पर यूरेसिल। अगर डीएनए में कोई पोलैरिटी ना दी जाए, अगर, तो उसे क्या मानोगे? टेम्पलेट। और क्या बनाओगे? कोडिंग।
और अगर डीएनए में पोलरिटी दी जाए और कहीं प्रमोटर टर्मिनेटर ना दिए जाएं तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया जाए तो इसे क्या मानेंगे, प्रमोटर लेफ्ट साइड, और जैसे ही मानेंगे वो क्या मानेंगे, दिखाई पड़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कोडिंग है कि टेम्पलेट। अब मान लीजिए दूसरा डीएनए आपके सामने यही बना रहा हूँ, ATGC, और मैं बोलूं कि सर ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है और अभी भी प्रमोटर नहीं दिया गया, प्रमोटर कहाँ मानोगे, लेफ्ट साइड। बताइए कौन सा स्टेम है, टेम्पलेट। हाँ, और टेम्पलेट से क्या बनाओगे, कोडिंग, और कोडिंग से क्या बना लोगे, याद रहेगा। बताओ ऑल द रेफरेंसेस, पूरे रेफरेंसेस किसके रेस्पेक्ट में लिए जाएंगे, कोडिंग। और जरा रेफरेंसेस कैसे लिए जाएंगे इसको भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से डीएनए बना रहा हूँ, फिर से आपके सामने प्रमोटर और टर्मिनेटर रख रहा हूँ, ये रहा प्रमोटर और ये रहा टर्मिनेटर, और फिर से आपके सामने मैं बता रहा हूँ इट इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा तो मान लीजिए ये प्रमोटर है, यहाँ से एमआरएनए बनने लगा, देखो इधर से, यहाँ से एमआरएनए बनने लगा। एंजाइम का नाम बताओ, भूल गए होगे, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट कहाँ से चालू करेगा, प्रमोटर से। हाँ, प्रमोटर से, और किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3। अब ध्यान से सुनना, इनके बीच में जो जीन है उसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन। फिर से बोलो बेटा, जो भी लोग हैं ध्यान से नहीं सुनेंगे वो मरेंगे इस पॉइंट पे। अब स्ट्रक्चरल जीन का अपना एक अप स्ट्रीम होगा, अपना एक डाउन स्ट्रीम होगा। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम, बोलते हैं अप स्ट्रीम उस लोकेशन को बोलते हैं जो 5 प्राइम साइड पर होती है, किस साइड पर, 5 प्राइम। और डाउन स्ट्रीम उस लोकेशन को बोलते हैं जो 3 प्राइम पोजीशन पर होती है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। बताओ 5 और 3 में बड़ा कौन, छोटा कौन, 3। तो 5 की तरफ होना अप होना और 3 की तरफ होना, तो ये वाला स्ट्रीम अप स्ट्रीम और ये वाला डाउन। बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन का अप स्ट्रीम होना मतलब 5 प्राइम पर होना, और बोलते हैं अप स्ट्रीम में हमेशा प्रमोटर ही जुड़ा मिलेगा, हमेशा प्रमोटर जुड़ा मिलेगा। और बोलते हैं डाउन स्ट्रीम में हमेशा टर्मिनेटर जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर मैं ना भी बताऊं तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं खोद के फिर से बता रहा हूं कि सर प्रमोटर जहां जुड़ा है वहां तो सर 3 प्राइम भी है और 5 प्राइम भी है। देखो प्रमोटर जहां जुड़ा है वहां पर एक स्ट्रैंड का और एक का, पर आपने बोला प्रमोटर हमेशा कहां जुड़ेगा, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या होता है, 5 प्राइम। तो यहां तो सर 5 प्राइम भी है, 3 प्राइम भी है। तो हम कह रहे हैं इसको हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि ये क्या है, टेम्पलेट। बोलो क्या है, टेम्पलेट। क्योंकि टेम्पलेट से कभी भी रेफरेंसेस नहीं लिए जाओ, रेफरेंसेस हमेशा किससे लिया, कोडिंग। और ये कौन सा स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड का 5 प्राइम, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5 प्राइम, और उसी को क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। इसका मतलब अप स्ट्रीम होना टेम्पलेट स्टैंड का होना है कि कोडिंग का, कोडिंग का। तो कोडिंग स्टैंड का 5 प्राइम विल हैव अप स्ट्रीम, वहां पर कौन जुड़ेगा, प्रमोटर। और देखो जहां टर्मिनेटर जुड़ा हुआ है वहां पर 5 प्राइम भी है और 3 प्राइम भी है, लेकिन हम बोलते हैं टर्मिनेटर हमेशा कहां जुड़ेगा, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, 3 प्राइम। पर सर यहां तो 3 और 5 दोनों है, तो तुम केवल इसी को तवज्जो क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये किसका है, कोडिंग स्टैंड। और मैंने बोला था ऑल द रेफरेंसेस आर टेकन विद कोडिंग स्टैंड। तो बताओ प्रमोटर हमेशा कहां मिलेगा ना, ये शब्द बोलो, कहां पर मिलेगा, और डाउन। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम किससे डिसाइड किए जाएंगे, टेम्पलेट से कि कोडिंग से, कोडिंग से। और कहते हैं अगर हम सिचुएशन पलट दें, आओ पलटें, जहां प्रमोटर है वहां लगा दें टर्मिनेटर, और जहां टर्मिनेटर है वहां लगा दें प्रमोटर। तो बताओ अब जो बेटा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, पता नहीं सकता कहां से शुरू होगा, प्रमोटर से शुरू होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहां से शुरू होगा, प्रमोटर। तो बताओ अब बताओ एमआरएनए इस डायरेक्शन में बनेगा, और एमआरएनए के बनने का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अभी जो स्टैंड क्या था, टेम्पलेट, वो टेम्पलेट रहेगा।
और जो क्या था कोडिंग, वो क्या होगा टेम्पलेट। तो बोलते हैं इफ वी स्विच द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, the definition of template and coding stand with reversed। टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड की डेफिनेशन वही रहेगी कि रिवर्स हो जाएगी? रिवर्स। अब बताओ, जिसे हम टेम्पलेट मान रहे थे वो टेम्पलेट होगा कि कोडिंग? क्यों? क्योंकि mRNA की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसकी अभी नहीं आया, इसकी 5 प्राइम टू 3 और इसकी 3 प्राइम टू 5। तो बताओ अगर हमने क्या बदल दिया? अरे आ रहा है कि नहीं? ना आ रहा तो बोलो सर नहीं आया। आ रहा है? अगर हम क्या बदल दें? प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन, तो जो कोडिंग था वही कोडिंग रहेगा, जो कोडिंग था वो टेम्पलेट, और जो टेम्पलेट था वो कोडिंग। तो वो आपको कैसे फंसाएंगे? देखो कैसे, वो डीएनए देंगे और देंगे एटीजीसी और इधर रखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब आपको लगेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये तो टेम्पलेट होना चाहिए, लेकिन वो इधर लगा देंगे प्रमोटर। क्या लगा देंगे? प्रमोटर। तो बताओ प्रमोटर की तरफ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा? और मैं इससे बताऊं कि mRNA, बताओ आधे से ज्यादा लोग mRNA कैसे बनाएंगे? हम बताते हैं कैसे बनाएंगे। ए के सामने टी, टी से ए, जी से सी, सी से जी, और इसकी जगह लगाएंगे यूरेसिल, UACG। सही कि गलत? गलत। क्योंकि आप इधर से चालू, कब आप इधर से चालू करेंगे? और अगर प्रमोटर से बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की जरूरत, ये क्या है? कोडिंग। क्योंकि कोडिंग की पोलैरिटी प्रमोटर से हमेशा क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो mRNA बनाने की जरूरत। तो कैसे लिखोगे? CGUA। और यही सबसे कठिन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, लोग कर नहीं पाते, बिना पोलैरिटी देखने ही उछल पड़ते हैं। अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, डीएनए बनाया गया था, आरएनए बनाना था, हमने सर उल्टा करके सीधा कर दिया, गए काम से। हमेशा याद रखना, प्रमोटर की तरफ से, किसकी तरफ से? जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो कौन है? टेम्पलेट। और प्रमोटर की तरफ से जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वो कोडिंग। और ये क्वेश्चन जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल होते नहीं। 3 रूल पढ़ाए मैंने। अगर पोलैरिटी ना दी जाए तो उस स्टैंड को मानोगे टेम्पलेट। अगर पोलैरिटी दी जाए और प्रमोटर ना बताया जाए कहाँ लगा है तो प्रमोटर हमेशा लेफ्ट है, और प्रमोटर दिया है तो सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि प्रमोटर की तरफ से जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वो क्या है? टेम्पलेट। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग। और मैं बोल दूं कि गिवन स्टैंड इज अ कोडिंग स्टैंड। गिवन स्टैंड इज अ कोडिंग। तो इसको सर 3 प्राइम टू 5 है तो आपको यहां से देखना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं गिवन स्टैंड इज अ टेम्पलेट स्टैंड, अब प्रमोटर कहाँ? यस और नो? तो एक ही स्टैंड के जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या बदल दें? किसकी पोजीशन? प्रमोटर और टर्मिनेटर। तो बताओ डेफिनेशन वही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो बड़ी मुश्किल में तुमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा है, लेकिन जो मैं पूछूंगा बता दोगे तो काम बन जाएगा। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? याद है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज टू बी ट्रांसक्राइब। अगले 3 मिनट में पूरा समराइज करना है। कितने पार्ट हैं? 3 दिख रहे हैं? एक कौन? प्रमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म? बीच में। डीएनए के कितने स्ट्रैंड? 2। एक होगा टेम्पलेट, एक होगा कोडिंग। और इसको डिसाइड कौन करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बोलो कौन?
क्या वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनाएगा हमेशा? तो बताओ, अगर प्रमोटर की तरफ से, अगर प्रमोटर की तरफ डीएनए का स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कौन सा? तो बोलो क्या बोलेंगे? कोडिंग। और अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट। तो कोडिंग स्टैंड कुछ कोड करता है कि नहीं? नहीं। सब लोग बेटा बुक निकालेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 107 से चालू करें। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA. पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। आगे चलो। There is a convention in defining the 2 strands of the DNA in the structural gene of the transcription unit. Since the 2 strands have opposite polarity and DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization only in one direction. कौन सी डायरेक्शन? The strand that has the polarity 3 prime to 5 prime act as template. DNA का वो strand जो कैसी polarity रखेगा वो क्या कहलाएगा? Template. And is also referred as template strand. The other strand which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. Strangely, this strand which does not code for anything refers as coding. बताओ, कोडिंग स्टैंड कुछ कोड करता है? फिर भी उसका नाम जवाब दे पाओगे क्यों? क्योंकि उसका पोलैरिटी कोड होने वाले एमआरएनए जैसा है और उसका सीक्वेंस भी कोड होने वाले एमआरएनए जैसा है, एक्सेप्ट थायमिन की जगह यूरेसिल। To explain this point, a hypothetical sequence from the transcription unit is represented below. और इससे अगर मैं mRNA बनाने के लिए बोलूँ तो बनाने लगना। क्यों? कोडिंग स्टैंड दिख रहा है? कोडिंग स्टैंड में क्या लगाओगे? थायमिन की जगह यूरेस। mRNA बताओ क्या होगा? UACG। याद रहेगा? किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3। आगे सुनो। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या पाया जाएगा? बोलो, स्ट्रक्चरल। अगर ये लाइनें ठीक ले रहे हो तो समझ ले रहे हो तो मैं छोड़ दूंगा इसके बाद। ध्यान से जाओ घर, गर्मी में मत बैठो। एक तरफ कौन? प्रमोटर और एक तरफ टर्मिनेट। इसके बीच में कौन? स्ट्रक्चरल जीन। आगे सुनो। In a transcription unit, the promoter is said to be located as 5 prime end. 5 prime end is upstream. And आगे क्या लिखा है? The structural gene. The reference is made with respect to polarity of coding strand. तो बताओ किसकी polarity 5 prime मानी जाएगी? कोडिंग की। तो जो कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी है वही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की पोलैरिटी मानी जाएगी, बिकॉज ऑल द रेफरेंसेस आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। हल्के में मतलब इन लाइनों को। इफ द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंड द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। बताओ कहां से शुरू होगा? प्रमोटर। कहां खत्म होगा? तो प्रमोटर डिसाइड करेगा कि कौन टेम्पलेट होगा, कौन कोडिंग। यस, क्योंकि प्रमोटर की तरफ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज टेम्पलेट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज कोडिंग। आगे सुनो। By switching its position with terminator, the definition of coding and template could be reversed. बताओ क्या कर दें? स्विच कर दें। जहां पर टर्मिनेटर है वहां पर प्रमोटर ला दें और जहां प्रमोटर है वहां पर टर्मिनेटर। तो बताओ प्रमोटर की तरफ से 3 प्राइम टू 5 क्या होगा? और वो क्या होगा? कोडिंग। तो बताओ जो कोडिंग और टेम्पलेट थे वही रखेंगे कि बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। The terminator is located 3 prime and downstream of the coding strand, and it is usually defined the end of the process of transcription. बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान सुनो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता दो और घर जाओ। बताओ क्या एक तरफ प्रमोटर मिलेगा? टर्मिनेटर मिलेगा? 2 स्ट्रैंड मिलेंगे? दोनों में एक का नाम टेम्पलेट होगा, एक का कोडिंग होगा। किसी को भी टेम्पलेट, किसी को भी कोडिंग बोलो। प्रमोटर की तरफ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम
टेम्पलेट होगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पक्का? क्या इनकी पोजीशन बदली जा सकती है? एंड ऑल द रेफरेंसेस आर टेकन विथ रेस्पेक्ट टू। अगली क्लास के में बेटा आप लोग ये ध्यान रखो कि ये जो एसी वाला और ये सब कैमरे वाला पोर्शन सही रखो। टॉपिक बहुत गड़बड़ हो जाते हैं बीच बीच में, आज 1 घंटा भी सही ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे की क्लासेस छोड़ना नहीं है। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।